हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग, और हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है थ्योरीज पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक हमारी न्यू थ्योरी जिसका नाम है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये थ्योरी मैक्स वेबर ने दी है, इट्स अ जर्मन। तो हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरी को, जैसे कि हम लास्ट सेशन में भी कर रहे हैं कि हम पहले थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, फिर लिंक करके उसे मेमोराइज भी करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। तो जिन स्टूडेंट के पास बुक्स हैं, उनकी कोई रेफरेंस बुक्स हैं, तो वो उसे अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी जिन स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है स्पेशली स्क्रीन के लिए, तो ये उनके ही वजह से उनकी ऑन रिक्वेस्ट पे वी आर रिवाइजिंग द लेक्चर्स ऑल्सो, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आप एक लाइक ट्रू इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और बैक जी ऑप्शनल ये थ्योरीज हैं आपके लिए बहुत इजी हो जाए। ठीक है, सो आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जिसको मैंने बताया कि मैक्स वेबर ने ये दी है थ्योरी। इस थ्योरी को समझने से पहले हम समझेंगे ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो आपको पता है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या हुआ, ये एक तरीके से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे ही हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मेंटेन, एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हायरकीज, बहुत स्ट्रिक्ट हायरकीज मेंटेन होती है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लैंग्वेज में बात करें तो ब्यूरोक्रेसी भी क्या हुई, ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ जहाँ पे पीपल जो है वो अपने एक्टिविटीज, अपने एक्शंस के लिए सेल्फ अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, बिकॉज उनका जो एक्ट होगा वो एक वेल स्पेसिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉर्म में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में होना चाहिए। तो आप अगर इसको याद नहीं करो, लिंक करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे अपने कंट्री में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक ब्यूरोक्रेटिक कहलाते हैं ना। तो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होते हैं, वेल स्पेसिफाइड हैं और एग्रीड होते हैं ऑन दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो एक इमेजिनरी पिक्चर याद रखो, तो इससे क्या है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लिंक कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो अब हम समझेंगे वेबर्स ने क्या बताया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लिए। ठीक है, इसने ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसे क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स और वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंस होगा। ठीक है, जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डिसीजन मेकिंग होता है, अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना बेस्ट आउटकम लेकर आए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड। एंड फॉर दैट he gave the 6 bureaucratic principles. ठीक है, तो Weber's bureaucratic system, what it explained, that how to create, okay, and differentiate the organization का structure so that the responsibility, decision making, authority, ठीक है, each way is distributed in such a way so that organization achieve its maximum like effectiveness. ओके, एंड फॉर दैट रिगार्ड ही गिव द 6 bureaucratic principles. ठीक है, तो उन्होंने 6 bureaucratic principles दिया। ट्राई टू एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस ताकि स्टूडेंट फेस ना करें एनी काइंड ऑफ इश्यूज। इवन वोकैबुलरी की भी मदद हर एरिया के स्टूडेंट को मिल जाए। दिस व्हाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस। ओके, सो व्हाट डिड वेबर टेल की by giving the principle on the bureaucracy, as he was related to the Germany, and at the time was there, because it's a classical approach. So there was a time when Germany is undergoing an industrial revolution. Okay, so Weber gave this theory to help the Germany. Okay, how to manage its uh, growing industrial enterprises, how to manage its enterprises within the time to become a world power. Okay, so this way Weber helped to the Germany during the industrial revolution. ठीक है, तो इस तरीके से वेबर ने ये प्रिंसिपल के दौरान जर्मनी को एक इंडस्ट्रियल पावर बनने में मदद करी थी। जब जर्मनी जो है एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान एक फेज में था, और उन्होंने मदद करी कि कैसे एंटरप्राइज जो है इसकी मदद से एक इफेक्टिव वर्क लेकर आती हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इंडस्ट्रीज जो हैं, एक अच्छे वे में काम कर पाती हैं और ग्रो कर पाती हैं। ठीक है, तो हम इनके प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ठीक है, बट
प्रिंसिपल को समझने के बाद लास्ट में मैं क्योंकि देखो जहाँ पे साइमल्टेनियसली स्क्रीन शेयरिंग की बात होगी, मैं डेफिनेटली साइमल्टेनियसली दिखाऊंगी, बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की कि मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट दूँ। तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी कि मैं जो भी आपको करवा रही हूँ दैट्स ऑल रिसर्च बेस्ड एंड मैं आपके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए करूंगी। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि 6 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो वेबर ने 6 प्रिंसिपल्स, 6 सिद्धांत दिए। ठीक है, तो वो 6 सिद्धांत जो उन्होंने बताए ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर, उसमें से पहला जो था वो था फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। मतलब कि एक फॉर्मल, मतलब कि आप आईएएस के बारे में सोचो तो वो फॉर्मली सिलेक्ट होते हैं और एक हायरार्कीज बनी होती है। तो बोलते हैं ना इतने समय बाद आपका प्रमोशन होगा एंड वॉट एवर द टास्क यू डू, और आपके बाद ये प्रमोशन होगा। तो वेबर क्या बोलते हैं, देयर इज अ फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हर लेवल जो है कंट्रोल करेगा अपने बिलो लेवल को। ठीक है, तो एक फॉर्मल हायरार्की बनी रहती है। ठीक है, ताकि सेंट्रल प्लानिंग मेंटेन रहे और सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग मेंटेन रहे। ठीक है, दूसरा जो प्रिंसिपल वेबर ने दिया वो था रूल बेस्ड मैनेजमेंट। अब आपको समझ में आ गया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है तो रूल्स तो डेफिनेटली आने हैं, फॉर्मल हायरार्की भी बननी है, रूल्स भी आने हैं। तो रूल्स बेस्ड बिजनेस क्या, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है रूल्स के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, रूल्स के थ्रू पावर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि जो ये लोअर लेवल है वो एग्जीक्यूट करेंगी वो डिसीजंस जो कि हायर अथॉरिटी ने, हायर लेवल्स ने ऑलरेडी बना लिए। तो ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ से एक आपकी फॉर्मल हायरार्की बनेगी और दूसरा रूल्स रहेंगे। डेफिनेट सी बात है कि रूल्स रहेंगे। तो ये था इनका सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल था इनका फंक्शनल स्पेशलिटी। इसको फिर मैं लिंक करूंगी आपके डिपार्टमेंटल से कि आईएएस जो होते हैं आप देखेंगे कि एरिया वाइज भी डिवाइडेड हैं। फिर उसके बाद कुछ बनते हैं आईएएस, कुछ बनते हैं आईपीएस, कुछ बनते हैं आईआरएस, कुछ बनते हैं आईएफएस एज पर द चॉइस एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड प्रिंसिपल है मैं इस कॉन्सेप्ट से लिंक करूंगी, फंक्शनल स्पेशलिटी। तो नेम इटसेल्फ है जो फंक्शन वाइज हो, जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन हो, कुछ स्पेशल स्किल हो। तो वेबर क्या बोलते हैं के थ्रू कि स्पेशलिस्ट को काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने छोटे छोटे टास्क को अपने डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करती है, अपने यूनिट्स में डिवाइड करती है, उस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज को भी डिवीजन करे ऑन द बेसिस ऑफ what the work they can do or what the work they do and on the basis of their skills। ठीक है, तो अपनी स्किल्स के बेसिस में। तो वही तक आपने देखा कि ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं ये आपकी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। रटना नहीं है, बिल्कुल समझने की कोशिश करो, बस माइंड में पिक्चर बनाते जाओ कि भाई हाँ भाई फॉर्मल हायरार्की तो बनती ही है, रूल्स भी चलते ही है। ठीक, उसके बाद कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आरएस, कोई एफएस है, तो फंक्शनल स्पेशलिटी भी मेंटेन है। ठीक है, जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है अप फोकस्ड एंड इन फोकस्ड। ये थोड़ा सा आउट है प्रिंसिपल। अप फोकस्ड और इन फोकस्ड क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है वो अपने आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स को डील करता है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स तो भाई बहुत सारे आ गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आ गए, अदर एजेंसीज भी आ गई। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ऊंचे विचार का हो गया नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप फोकस्ड। ये आपको याद कराने का तरीका है और याद कर लो, अभी बाद में कोई वक्त नहीं आता। ठीक है, तो अप फोकस्ड क्या हुआ, बहुत ऊंचे विचार के, तो सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या हुआ, इट सर्व टू ऑल द काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स, बोर्ड्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स। ठीक, बट व्हाट इज when the mission is to serve the organization itself, खुद के बारे में, तो कितना सेल्फिश है, खुद के बारे में सोचता है, those within it। ठीक है, सो इन फोकस्ड। ये सिर्फ याद करने का टेक्निक है, एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ लिख के मत आना। ठीक है, तो इट्स आर फोकस्ड एंड इन फोकस्ड मिशन। ठीक है, तो हमने 4 प्रिंसिपल कवर कर लिए यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मीन्स, अब देखो अपनी ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस आईपीएस में पोस्ट होते हैं वो अपनी स्किल के बेस्ड में पोस्ट होते हैं। ठीक है, अपने हार्ड वर्क, अपने डेडिकेशन, अपने जो एग्जाम में वो पेपर लिख के आते हैं उस बेसिस में उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, सो क्या ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं, तुम नहीं बैठोगे एग्जाम देने या तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज इक्वली। मैंने ये कॉन्सेप्ट बस लिंक कराया ताकि आपको याद हो जाए। तो इट ट्रीट ऑल वन इक्वली। ठीक है, सबको इक्वली डील करते हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी बायस नहीं है। ठीक है, तो इनका फिफ्थ प्रिंसिपल जो था वो था इम्पर्सनल। ठीक है, उसके बाद इनका सिक्स्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल है कि ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे फोकस करते हैं। लाइक इन्होंने बोला कि जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं ना हम एम्प्लॉयज का, या प्रमोशन वगैरह का डिसीजन करेंगे एम्प्लॉय को लेके, तो वो उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उनकी स्किल के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही
अलग विचार के थे वेबर। उस समय जो जर्मनी को उन्होंने सपोर्ट किया था, ये एक्चुअली में बहुत स्मार्ट स्किल प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो हमने ये 6 प्रिंसिपल्स देखे आपके सामने। एक हमारा था फॉर्मल हायरार्की, देन रूल्स, देन फंक्शनल स्पेशलिटी, ठीक है, एंड देन अफोकस्ड एंड इनफोकस्ड, ठीक है, इम्पर्सनल एंड द इक्वालिटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपको बहुत जगह पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में इसका जो है प्रिडिक्शन मिलेगा, बट दीज आर द 6 प्रिंसिपल आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। अभी मैं आपको कनेक्ट करूंगी स्क्रीन के साथ, ताकि यहाँ तक कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को पॉज करके क्विकली स्क्रीन शेयर रीड कर लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेबर ने इन सब वजहों से अथॉरिटी के हिसाब से डिफाइन कर दिया अपने जो टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ हैं। 3 तरीके की अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि अथॉरिटी जो पावर है ना वो डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया था, उसको रिकॉल कर लेना, ठीक। तो अभी पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ एंड देन आई विल स्विच विद द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लेट मी कनेक्ट विद द स्क्रीन। सो वी आर कनेक्टेड विद द स्क्रीन, ठीक है। तो मैंने स्क्रीन आपको शेयर कर दी है। इसको क्विक जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है उसको पॉज करके रीड कर लेंगे जस्ट सिंपली, ओके। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो जिनको रीड करना है वो पॉज करके रीड कर सकते हैं प्लीज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ेंगे वो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने 3 तरीके की अथॉरिटीज दी, ठीक है। 3 तरीके की इन्होंने अथॉरिटी दी। सबसे पहले चेरिस्मेटिक अथॉरिटी, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मत पूछिएगा, क्योंकि स्टेप्स इन प्रोसेस में सीक्वेंस मैटर करता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चेरिस्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और लिंक करेंगे डॉट्स को। चेरिस्मेटिक यानी बहुत इसमें करिश्मा है, ठीक है। करिश्मेटिक कई बार इसको प्रोनाउंस किया जाता है ऐसा, करिश्मेटिक अथॉरिटी नहीं, करिश्मा कुछ तो पावर है, ठीक है, शाइन कर रहा है, ठीक है। सो ये लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है ना जिसका विजन और मिशन क्या होता है, दूसरों को इंस्पायर करने का, ठीक है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको लगता है कि कोई गुजर रहा है, लड़कियों का नहीं मैटर कर रही हूँ, एक करिश्मेटिक आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ कि यू फील समथिंग दैट हाँ उसके अंदर कुछ है, ठीक है। सो उनका एम क्या होता है कि लोगों को यूनाइट कराना, ठीक है, उन ऐसे लीडर्स का, और दूसरों को इंस्पायर कराना टुवर्ड्स अ चेंज। एंड लाइक आप नेल्सन मंडेला के बारे में बोल सकते हैं, और महात्मा गांधी जी के बारे में बोलते हैं, तो ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, एक करिश्मेटिक हैं, एक करिश्मेटिक लीडर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो इन्होंने अथॉरिटी के हिसाब से 3 तरीके की अथॉरिटीज हमें एक्सप्लेन की। एक थी आपकी करिश्मेटिक अथॉरिटी, नेक्स्ट है आपकी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन यानी देखिए मैं आपको लिंक कराऊंगी पहले वर्ड से। ट्रेडिशन मीन्स जो हमारे ट्रेडिशन से बेस्ड है, ट्रेडिशन यानी कस्टम, यानी जिनके पास कुछ इनहेरिटेड है। किंग वगैरह है ना, तो जिनके पूर्वजों ने जमीनें ले ली और राजा बने हुए थे, उस समय के किंग थे, वो आज भी किंग कहलाते हैं। दे हैड अ फॉलोअर्स। सो दीज आर द ट्रेडिशनल अथॉरिटीज, मींस विद द ट्रेडिशन और द कस्टम उनका इनहेरिटेड स्टेटस होता है, ठीक है। पीपल जो है उनको जो ओबे करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दी ट्रेडिशंस, ठीक है। सो अगर ट्रेडिशन के थ्रू ये अथॉरिटी उनके पास जो है ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो अगर ट्रेडिशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है तो बहुत सारी चीजें लैग भी करती हैं, है ना। तो दूसरी जो अथॉरिटी इन्होंने एक्सप्लेन की कि आपके पास जो अथॉरिटी आती है, एक तो कैरिस्मेटिक आती है, आप लीडर के हैं, आप ऐसी क्वालिटी ही रखते हैं। दूसरा आती है ट्रेडिशनल के थ्रू, एंड तीसरा जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो है लीगल रैशनल। लीगल रैशनली मतलब कि जो रूल्स के थ्रू जो सेंट्रल फीचर है वैसे फॉर्म में आपको अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। यानी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, लॉज एंड रूल्स हैं, ठीक है, आपको जो एक्सरसाइज करनी है अथॉरिटी वो रूल्स की वजह से मिल जाती है, ठीक है। कई बार इंस्टीट्यूशनल ड्यूटीज होती हैं आपकी, उस वजह से आपको अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। किसी के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप जो लीगल रिलेशन अथॉरिटी है आपकी, ये लॉ को फॉलो करते हैं, यानी रिटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड ठीक है। तो ये हो गया आपकी करिश्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड द लीगल अथॉरिटी। तो आपने क्या समझा, ये वेबर जो है ये क्या एडवांटेज लेकर आए होंगे अपने हिसाब से। ये एक तो जो हायरार्की की बात करके गए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो स्ट्रक्चर्ड वे में होगा काम, और काम इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। उसके बाद इनके जो स्टेब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो उससे एफिशिएंसी तो आएगी,
ठीक है। और क्या होगा, एक एग्जीक्यूशन भी अच्छे लेवल पे होगा, सारे लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करेंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर्स की वजह से स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होंगे तो। और दूसरा क्या है ना कि फेवरेटिज्म नहीं हो पाएगा कि भाई वो मेरा फेवरेट है या वो मेरे फेवरेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या, मैनेजमेंट अपना प्रॉपर कंट्रोल भी मेंटेन रखेगी, जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वो प्रॉपर एडजस्टमेंट्स भी कर सकेगी। ये तो हमें एडवांटेजेस लगे, बेनिफिट्स लगे इस थ्योरी के। कुछ माइनस पॉइंट भी दिखेंगे। माइनस पॉइंट में लाइक क्या, केवल भाई ब्यूरोक्रेटिक है, एक है ऊपर से नीचे आ रहा है तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, पावर का मिसयूज भी कर सकता है ये। कई बार एफर्ट्स टाइम का भी वेस्टेज है यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज हो जानी है ना। इनोवेशन और क्रिएटिविटी का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा ही रिजिड भी हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें जो है आगे जो है ऑर्गेनाइजेशंस को डिफिकल्ट कर सकती है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है, वो कैसे एरियाज को डील कर रही है। तो थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, आई होप आपने फिर से डॉट को मिस नहीं किया और आप ये लिंक कर पाओ कि थ्योरी थी क्या। थ्योरी वो चीज़ थी जो कि अपने टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आए और उनको डील करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उस वक्त थ्योरी बनी। तो वो थ्योरी आज भी यूज की जा सकती है एज इट इज और विद सम मॉडिफिकेशन डिपेंडेंट कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाउएवर एक के साथ दूसरी थ्योरी भी यूज की जा सकती है, डिपेंड एज पर दी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे सामने हमने आज जो डिस्कस किया वो थी मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, विच इज द वन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी वी हैव डिस्कस सो फार, ठीक है। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द थ्योरी, ऐसे देखिए थ्योरीज पे एन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक पिक्चर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम में बैठ रहे हो और डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन फैक्ट फेस करते हो। तो उसके लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी, डू एज मच एज ऑफ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सो आई होप टुडेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।